हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में। बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी सिलेबस को पेपर फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि जो जैसा कि आपको पता है कि हम नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली वीडियो है ये हमारी, और जूलॉजी विषय की हम बात कर रहे हैं। पेपर पहला है हमारा। पहले पेपर की हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहला पेपर है हमारे सामने डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन पेपर की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सबके अंदर पेपर का सीक्वेंस यही रहता है। कुछ एक दो यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको बीएससी के अंदर पेपर यही के यही पढ़ने होते हैं। तो टॉपिक वाइज आप लोग देख लीजिएगा कौन सा पेपर आपका कौन से ईयर में है, कौन सा टॉपिक कौन से ईयर के अंदर है, तो उस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे कंप्लीट आपका बीएससी का सिलेबस कराने वाला हूँ। टॉपिक वाइज अपन चलेंगे, चैप्टर वाइज अपन चलने वाले। तो आज के वीडियो के अंदर हमने पेपर पहला स्टार्ट किया है। जूलॉजी का फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर पहला है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन इवोल्यूशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इस पेपर की मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। इसके अंदर अपने हमें 3 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। और एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद अपन इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर जो एनिमल्स हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इस पेपर के अंदर टोटल देखिए 3 यूनिट्स हैं, और तीनों यूनिट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले पहली यूनिट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहली यूनिट के अंदर बेसिकली आपको डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि जो भौगोलिक क्षेत्र है किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स का, और जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर आपसे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। फिर एडेप्टेशन एंड अनुकूलन के बारे में, और फिर लास्ट में कॉन्टिनेंशनल ड्रिफ्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ही सेकंड यूनिट है जहाँ पर आपको टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया है, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी क्लासेस के बारे में, और सब फाइलम्स के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना होगा सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर बात करते हैं तो एक कम्प्लीटली इवोल्यूशन के ऊपर यूनिट है, और इसके अंदर हमें सारी जो इवोल्यूशन के अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हमें पढ़नी होती हैं। और इस तरह से हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो को टॉपिक वाइज यहाँ पे हम सिलेबस उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1 हमारे सामने होने वाली है, और यूनिट नंबर 1 का पहला चैप्टर है हमारे सामने, और पहला चैप्टर का नाम क्या है, जू जियोग्राफिकल रीजन्स। जैसा कि आपको यहाँ पे पता है, मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, और ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में भी। टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट है हमारी, और पहली यूनिट कौन सी है, जू जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड कह लीजिए, या कुछ भी आप कह लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड का मैप है। इस पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम अपने को पढ़ना क्या है। तो यहाँ वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। हम यहाँ पे केवल एनिमल्स की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जू जियोग्राफिकल रीजन्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। जू का मतलब होता है एनिमल्स, ज्योग्राफी का मतलब होता है भौगोलिक रूप से, और रीजन्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया को रीजन्स कहते हैं। तो हमने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, हमें पता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। उन एनिमल्स के बेसिस पे हमने ऑल ओवर वर्ल्ड को कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर डिवाइडेशन कर दिया। साइंटिस्टों ने ये काम किया, और उन्होंने उन रीजन्स का नाम क्या दिया, जू जियोग्राफिकल रीजन्स इन्होंने इसका नाम दिया। इन्हीं रीजन्स को लेके हमने पूरी वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को हमने डिवाइडेशन कर दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये एनिमल्स रहेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाले एनिमल्स रहने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से हमने डिवाइडेशन किया, और इस चैप्टर के अंदर हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके आधार पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये डिवाइडेशन किया है। कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये काम सबसे पहले किया, फिर किसकी फाइनल टच किस साइंटिस्ट ने दिया, और किसको सबसे ज़्यादा मान्यता यहाँ पे दी गई। और फिर एक एक अपन रीजन की यहाँ पे बात करेंगे लास्ट में जाके, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए, यदि आपसे शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि यहाँ से आपके शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा कि जू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, या जू जियोग्राफिकल रीजन्स क्या होते हैं, और कितने जू जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर आपसे कितने जू जियोग्राफिकल रीजन्स में जो अर्थ है उसको डिवाइडेशन किया गया। एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट नोट्स के रूप में बनता है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर रीजन से आपको यहाँ से दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर रीजन से यहाँ से आपको दे दिया जाएगा, और उस रीजन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, वहाँ पे किस प्रकार के जीव रहते हैं, कौन कौन से एडेप्टेशन या अनुकूलन उन जीवों में पाए जाते हैं, और लास्ट में जाकर उनको किस के अंदर सब डिवाइडेशन किया गया है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, या फिर कितने डिवाइडेशन में इनको बांटा गया है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है। आपको पता है कि इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। करते हैं अपन वीडियो की, देखिए, पैटर्न्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। यानी कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो एनिमल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरी अर्थ के ऊपर, वो किस प्रकार से, कौन से पैटर्न के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है कि पूरी अर्थ के ऊपर एनिमल्स फैले हुए हैं, पूरी अर्थ के ऊपर एनिमल्स बिखरे पड़े हैं, और हर जगह पर एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और उन्हीं एनिमल्स के पैटर्न को हमें यहाँ पे देखना होगा कि आखिर किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स का किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है
देखिए किस प्रकार से कि एनिमल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो समान प्रकार से वितरित नहीं है पूरी अर्थ के ऊपर, यानी पूरी भूमि के ऊपर, या फिर आप वाटर की बात कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही सारे एनिमल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, या पर्टिकुलर पानी के क्षेत्र में, जैसे एक समुद्र हो गया आपका, उसके अंदर ही हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी एक समान रूप से वितरित वो नहीं है, अलग अलग आधार पर वो वितरित हैं। और कुछ रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगी हुई हैं। वो रेस्ट्रिक्शन क्या करती हैं, उन्हें अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। और वो रेस्ट्रिकेशन क्या क्या है, उनका क्लाइमेट हो सकता है, उनका फूड हो सकता है, उनका शेल्टर हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्हें रेस्ट्रिकेट करती हैं पर्टिकुलर एरिया में डिवाइडेशन होने से बचने के लिए। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अपन क्लाइमेट की, तो कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो जलवायु होती है, वो उसके हिसाब से एनिमल्स वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। अब यदि उनको उठा के हम दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो वो सीधी सी बात है, वहाँ पे जाके सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसका बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है पोलर बियर के बारे में, यानी कि जो पोलर बियर हैं वो पोल्स पर पाए जाते हैं, यानी ध्रुवों पर पाए जाते हैं, ठंडी बर्फ के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब वो क्या है, वहाँ पर रह रहकर वो अनुकूलित हो चुके हैं उसी अंदर पर। यदि हम उन्हें इक्वेटर की तरफ लाएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ लाएंगे, जहाँ पे सन की सीधी रेज पड़ती हैं, तो वो उस प्रकार से अनुकूलित नहीं है, तो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उनकी सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो वहाँ का क्लाइमेट उन्हें रेस्ट्रिकेट करता है रहने के लिए कि वो वहीं पर रहें, वहाँ से इधर उधर ना बहें। ठीक है, तो उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से बचाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं फूड की, यानी इसी प्रकार से भोजन भी एक फैक्टर है जो कि इनको प्रभावित करता है। कोई फूड है वो पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है और उसी एरिया के अंदर वो एनिमल्स वहाँ पे उसको ले रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उठा के उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा या वो चले जाएंगे तो वो फूड उन्हें नहीं मिलेगा और उनकी प्रजाति है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आवास की बात करते हैं तो आवास भी इसी प्रकार से इनको अफेक्ट करता है। यही जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो इनको रेस्ट्रिकेट करते हैं एक जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना रहने के लिए, यानी कि एक समान रूप से वितरित ना होने के लिए ये सारी चीज़ हमें रेस्ट्रिकेट करती हैं एनिमल्स को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव सेड रेस्ट्रिक्शन फैक्टर्स, यानी कि ये जो रेस्ट्रिक्शन फैक्टर्स हैं इनके आधार पर एनिमल्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज के अंदर हमने इन्हें क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये रेस्ट्रिक्शन फैक्टर हैं, जैसे कि आपका आवास हो गया, जलवायु हो गई, क्लाइमेट हो गया वहाँ का, इसके अलावा फूड हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके आधार पर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 भागों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए। ठीक है, वो 4 कौन कौन से हैं, सबसे पहले है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे नंबर पर है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक को हम यहाँ पे समझेंगे और ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो पहले हमें बात करनी है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा कि हमें नाम से ही पता है, कंटिन्यूअस यानी कि कोई चीज़ कंटिन्यू रूप से चल रही है और वही डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि मान के चलिए ये एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया और ये कोई दूसरा एरिया है। ठीक है, ये कोई दूसरा एरिया है और इधर कोई तीसरा एरिया है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2, ये एरिया नंबर 3। कोई एनिमल है मान के चलिए, कोई एनिमल्स हैं वो यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, इस एरिया के अंदर भी मिल रहे हैं, इस एरिया के अंदर भी मिल रहे हैं, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि वो कंटिन्यूस रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पूरे ऑल ओवर वाइड रेंज के अंदर वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे रेंज को अपन क्या कहेंगे, ऐसे रेंज को अपन कहेंगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अपन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए, रैट्स हो गए, चूहे हमें ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हर जगह देखने को मिल जाते हैं, तो वो कैसे हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से वैट्स हो गई, हॉक्स हो गए, कॉकरोच हो गए, फ्लाइज हो गए, लिजार्ड, मॉस्किटो, स्नैक्स एंड मैन, ये सारे कैसे हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। यानी मैंस को आप देखिए, स्नैक्स को देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रजाति की अलग अलग हो सकती हैं, प्रजातियाँ अलग अलग हो सकती हैं, वो मैटर नहीं करती। लेकिन एक एनिमल की हम यहाँ पे बात करें तो एनिमल्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारे सामने डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कोई एनिमल है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिले। ठीक है, कुछ एनिमल्स थे वो हमें एक नंबर एरिया के अंदर हमें देखने को मिले, फिर दूसरे नंबर एरिया के अंदर हमें वो देखने को नहीं मिले, फिर वो हमें देखने को मिले कैसे, तीसरे नंबर क्षेत्र के ऊपर एरिया के अंदर हमें वो देखने को मिले। अब इस चीज़ के क्या हो गया कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो गया, यानी कि कंटिन्यू रूप से हमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स नहीं मिल रहे हैं। कारण यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, तो यही फैक्टर हैं जो कि इनको अफेक्ट कर सकते हैं। चाहे वहाँ का जलवायु है, हो सकता है वहाँ पे जलवायु ऐसी ना रही हो जो 1 नंबर एरिया या 3 नंबर एरिया के अंदर थी, तो वहाँ पे वो एनिमल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा, फूड उन्हें उस प्रकार का ना मिला हो, या फिर क्लाइमेट शेल्टर उन्हें आवास उस प्रकार से ना मिला हो जैसा कि पहले नंबर क्षेत्र और तीसरे नंबर क्षेत्र में हो सकता था, इसलिए यहाँ पे जो एनिमल्स है वो हमें एब्सेंट देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर याद रखनी है।
आगे हमारे सामने आता है पोलर डिस्ट्रीब्यूशन, और पोलर डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि पोलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है, तो सॉरी बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसके अंदर एक शब्द आ रहा है पोल, यानी कि दो ध्रुव हैं हमारे, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, उनके ऊपर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो एनिमल्स हैं, उन्हें अपन बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आता है हमारे सामने पोलर बियर, बहुत अच्छा एग्जांपल है। पोलर बियर हमें सिर्फ पोल्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी आपको जो पोलर बियर है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका क्लाइमेट ऐसा है, उनका फूड वहाँ पे ऐसा, उनका आवास इस प्रकार से वो अनुकूलित है, एडेप्टेड उन्होंने कर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं जो पेंगुइन्स हैं वो रेस्टिकेटेड हैं एंटार्क्टिका रीजन्स में रहने के लिए। एंटार्क्टिका रीजन है जो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पे रहने के लिए पेंगुइन्स है वो रेस्टिकेटेड है, वहाँ से बाहर वो नहीं जा सकते, जाएंगे तो वो सीधी सी बात है मर जाएंगे, यानी कि वहाँ से उनकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन कहते हैं बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम बात करते हैं आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र के अंदर, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर हमें आइसोलेटेड रूप से वो देखने को मिलेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप एक समझ सकते हैं कंगारू के बारे में। कंगारू एक एनिमल है और कंगारू हमें ज़्यादातर या फिर हम कहीं मोस्टली एरिया के अंदर देखने को मिलता है, एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें कंगारू देखने को मिलते हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमें कंगारू कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वहाँ हमें वो एनिमल्स नहीं देखने को मिलते। एक आइसोलेटेड क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर एरिया है उनका, जहाँ पे वो हमें देखने को मिलेंगे। उस पर्टिकुलर एरिया या आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या कह देते हैं, आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कह देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारे सामने स्फिनोडोन, ठीक है, जो एक क्या है, लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल रेप्टाइल्स है एक प्रकार का, और ये कहाँ मिलता है, केवल और केवल न्यूजीलैंड के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से प्रोटोथेरिया जो एनिमल्स होते हैं, जो एग लाइंग मैमल्स होते हैं, जिन्हें अपन एग लाइंग मैमल्स भी कहते हैं, जैसे आपका डक बिल्ड प्लेटिपस हो गया, कौन सा डक बिल्ड प्लेटिपस है, ये केवल और केवल कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो मेटाथेरिया एनिमल्स होते हैं, जिन्हें अपन पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं, जिनके पास ऐसे मैमल्स, ऐसे स्तनी जिनके पास पाउच होता है, जिसके अंदर बच्चा है वो जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले ही वो क्या करता है, वहाँ पे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो वहाँ से पाउच से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को अपन पाउचेड एनिमल्स मैमल्स कहते हैं, और इनको अपन मेटाथेरिया के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर आता है आपका कंगारू, मैंने आपको बताया था, और ये एक पर्टिकुलर एरिया आइसोलेटेड क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, जिसे अपन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ही हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते। तो ये पैटर्न है कैसा, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का। 4 पैटर्न हमने देख लिए कि किस प्रकार से जो एनिमल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, आगे एक बात करते हैं कि अब हमने जो ऑल ओवर वर्ल्ड था, ऑल ओवर वर्ल्ड को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड किया, यानी कि बांटा, डिवाइड किया। किस प्रकार से किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सर्वल ऑर्गेनिजम्स द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू सम रीजन्स, दीज रीजन्स आर कॉल्ड रियल्म्स। यानी कि कुछ एनिमल्स के प्रेजेंस के आधार पर या कुछ एनिमल्स की एब्सेंस के आधार पर, कुछ एनिमल वहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ एब्सेंस है, इसके आधार पर हमने अर्थ को कुछ रीजन्स के अंदर डिवाइड किया। इन रीजन्स को क्या कहते हैं अपन, रियल्म्स कहा जाता है। कहीं आपको यदि जू जियोग्राफिकल रियल्म्स देखने को मिले या फिर जू जियोग्राफिकल रीजन्स आपको देखने को मिले, तो दोनों वर्ड्स का मीन आपको एक ही समझना है, दो अलग अलग वर्ड्स नहीं है, एक ही वर्ड्स है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट करी कि हम ऐसा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्कीम थी, रियल्म्स की जो स्कीम थी, वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, पीएल स्केलेटर। पीएल स्केलेटर ने 1857 के अंदर ये सबसे पहले प्रयास किया, और इस प्रयास के आधार पर उन्होंने ये बताया कि जो वर्ल्ड था, ऑल ओवर वर्ल्ड था, ऑल ओवर वर्ल्ड को उन्होंने 6 एरिया के अंदर क्या कर दिया, 6 एरिया यानी 6 पार्ट्स के अंदर इन्होंने अर्थ को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 6 अर्थ के पार्ट कर दिए। और इन्होंने जो डिवाइडेशन का हम कहें डिस्ट्रीब्यूशन का बेस लिया, डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या लिया, उनको बेस बनाया वर्ड्स को इन्होंने क्या बनाया, बेस बनाया, यानी पक्षियों की प्रजातियां या पक्षियों की एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पर इन्होंने अर्थ को 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पक्षियों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, जो हमारी अर्थ थी उसको 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन से आए, पीएल स्केलेटर आए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इनका जो फर्स्ट डिवीजन था, और या इसे पीएल डिवीजन भी कहते हैं, इसके आधार पर कौन कौन से रीजन इन्होंने बताए। पहला रीजन इन्होंने बताया पहली आर्कटिक रीजन। कौन सा रीजन, पहली आर्कटिक रीजन। दूसरा इन्होंने बताया इंडियन रीजन, ठीक, दूसरा बताया इंडियन रीजन। तीसरा बताया इन्होंने इथोपियन रीजन। चौथा बताया इन्होंने ऑस्ट्रेलियन रीजन, और पांचवा बताया नियोट्रॉपिकल रीजन, और लास्ट में बताया नी आर्कटिक रीजन। ये 6 रीजन्स के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, पूरी अर्थ को क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया था। ठीक है, और ये कैसा था, फर्स्ट डिवीजन था, इसे डिवीजन को अपन क्या कहते हैं, पीएल डिवीजन कह रहे थे। ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद करने होंगे, और पेपर के अंदर यही नाम आपको लिखने हैं कि किस साइंटिस्ट ने कितने भागों में डिवाइड किया और उनका नाम क्या था। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, दूसरे साइंटिस्ट आए, और दूसरे साइंटिस्टों ने क्या काम किया वो देखिए। आफ्टर दैट यानी इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, यानी कि AR वेलेस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने 1876 के अंदर क्या किया, इन्होंने
इन्होंने 1876 के अंदर एक पेपर पब्लिश कराया और उस पेपर का टॉपिक क्या था, जू जियोग्राफिकल रियल्म्स, ठीक है। और इन्होंने उस पेपर की हेडलाइन क्या रखी, 6 एरिया कंसेप्ट ऑफ स्केलेटर। 6 एरिया कंसेप्ट ऑफ स्केलेटर के अंदर इन्होंने स्टडी की, और स्टडी किस पे की, ऑल द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जितने भी स्थल पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स थे उन सबको इन्होंने लिया और उसके आधार पर इन्होंने बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद पृथ्वी को 6 भागों में इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो स्केलेटर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बेस किसको बनाया, वर्ड्स को उन्होंने क्या बनाया, बेस बनाया। लेकिन जो वेलेस नाम के साइंटिस्ट हैं, वेलेस नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो ऑल एनिमल्स होते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हों चाहे वो क्या हो, इनवर्टिब्रेट्स हों, दोनों को बेस बनाया। और दोनों को बेस बनाने के बाद इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी है उसको 6 पार्ट्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। द स्कीम ऑफ डिवाइडेशन प्रपोज्ड बाय वेलेस इज प्रेजेंट हियर एंड द रियल्म्स आर सेपरेटेड बाय डॉटेड लाइंस ऑन द वर्ल्ड मैप विच आर नोन एज वेलेस लाइन। यानी इन्होंने जो सबसे पहले 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, और इन्होंने अर्थ के ऊपर एक काल्पनिक रूप से एक हाइपोथेटिकली एक लाइन ड्रॉ की। वो लाइन कैसी थी, डॉटेड लाइन थी। उस लाइन को क्या कहा जाता है, वेलेस लाइन्स कहा जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट थे, अपने नाम पे ही इन्होंने क्या कर दिया, लाइन की नामिंग कर दी वेलेस लाइन्स, ठीक है। वो रीजन्स कौन कौन से थे वो देखिए, रीजन्स कौन कौन से थे वो समझिए। वेलेस का डिवीजन था, ठीक है, और रीजन्स कौन से थे, पहले आर्कटिक रीजन हो गया, ओरिएंटल रीजन हो गया, यूथोपियन रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलियन रीजन हो गया, न्यू ट्रॉपिकल रीजन हो गया और नी आर्कटिक रीजन हो गया। ये 6 रीजन्स थे जो कि आज के टाइम में कैसे हैं, मान्यता प्राप्त हैं। कैसे हैं, मान्यता प्राप्त रीजन है, मान्यता प्राप्त रीजन है। और यही डिवीजन को, इसी डिवीजन को मान्यता प्राप्त है वर्तमान में, इसी आधार पर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब उससे पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाइए, और या फिर पूछा जाएगा आपसे जू जियोग्राफिकल रीजन्स किसे कहते हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन्स किसे कहते हैं और उनको कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो दोनों साइंटिस्ट का नाम आपको लिखना है और दोनों ने कितने भागों में इसको डिवाइडेशन किया वो भी आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रीजन्स थे, इन्होंने सबसे पहले बताया। ये आपके सामने आ गया वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं जू जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 डिवाइडेशन करे, और 6 डिवाइडेशन कौन कौन से थे वो देखिए। नी आर्कटिक बताया इन्होंने, फिर न्यू ट्रॉपिकल बताया, फिर इथोपियन बताया, पहली आर्कटिक बताया, ओरिएंटल बताया, ऑस्ट्रेलियन बताया। ये 6 तो इन्होंने क्या बता दिया, रीजन्स बता दिए। ऑल ओवर वर्ल्ड को, ऑल ओवर अर्थ को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन थी, और इस डॉटेड लाइन को ही क्या कहा जाता है, वेलेस की लाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। वेलेस की लाइनिंग इसको कहा जाता है। पहली आर्कटिक रीजन के अंदर इन्होंने कौन कौन से एरिया को रखा, पहली आर्कटिक रीजन के अंदर इन्होंने जो पूरा यूरोप है, ठीक है, पूरा यूरोप है, रशिया है, और थोड़ा सा इन्होंने ऊपर का एरिया ले लिया, चाइना का एरिया ले लिया, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, पहली आर्कटिक रीजन इसको कह दिया। इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को इन्होंने क्या कर दिया, नी आर्कटिक के अंदर रख दिया। साउथ अमेरिका का जो महाद्वीप है उसको इन्होंने न्यू ट्रॉपिकल के अंदर रख दिया। जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका की ऊपर की लाइन को यदि छोड़ दें, ऊपर की लाइनिंग को यदि छोड़ दें तो नीचे की तरफ जो पूरा अफ्रीका है उसको उन्होंने यूथोपियन के अंदर रख दिया। इंडिया जिसके अंदर आता है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और आपका अफगानिस्तान हो गया। इसके अलावा जो ये बांग्लादेश, म्यांमार है, ये जो देश हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर रख दिए इन्होंने, ओरिएंटल के अंदर रख दिए। और लास्ट में इन्होंने एक आइसोलेटेड महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, उसको एक अलग से ऑस्ट्रेलियन के अंदर रख दिया, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ओरिएंटल के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया इसी के अंदर क्या करता है, रिले करता है, इसके अंदर रिले करता है, इसलिए क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा बनता है, ओरिएंटल के अंदर ज़्यादा बनता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर हमने एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। इसके अलावा हमने जो जू जियोग्राफिकल रीजन्स है वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से, उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हमें आगे क्या पढ़ना होगा, आगे हम एक एक जू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में उठाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, फौना कौन कौन से हैं, फ्यूना कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें बात करनी होगी। और फिर उसको लास्ट में कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया, क्योंकि पर्टिकुलर एक रीजन्स देख के ही आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नी आर्कटिक के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, पहली आर्कटिक के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो वीडियो, ये जो स्लाइड मैंने आपको बताई है, ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके आप जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़, इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी के अंदर, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।